बुद्ध और महावीर के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का अस्तित्व, वो महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे और उनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। आधुनिक बिहार वाला जो क्षेत्र है वो मगध था। मगध ने क्या किया, आप अपने आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनको जीत जात के क्या कर लिया, अपने में शामिल कर लिया। जब इन्होंने अपने में ये सब शामिल कर लिया तो मगध को सत्ता का केंद्र बनाकर शासन करने वाले राजवंशों का मैं क्रम बता रहा हूँ, ट्रिक से आपको बहुत सारी जो चीज है वो आपको समझ में आ जाएगी। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम, मगध पर, ध्यान से सुनना, मगध पर शासन करने वाले राजवंश, बहुत सारा राजवंश आप एक ही ट्रिक में सीख लियावांगा। मैं लिख रहा हूँ, ट्रिक है वह क्या था, हसीन, मौर्य, सुख सात, बहुत सारे जो राजवंश है इससे हो जाएंगे आपके। ध्यान से सुनना, देखिए इसमें एक जो आ रहा है, देखो मौर्य जो राजवंश है वो इम्पोर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में चाहे रीट है चाहे छोटे छोटे एग्जाम में बैठे मौर्य क्योंकि प्राचीन भारत में राजवंशों में मौर्य काफी बड़ा राजवंश है। तो मौर्य तो आपने याद रहे, जैसे हसीन मौर्य, वह हसीन मौर्य, सुख सात, इससे क्या हो जाएगा, ये जो मौर्यों, ये तो मौर्यों से पहले का के राजवंश हो जाएंगे और ये मौर्यों के बाद। तो मौर्य से पूर्व का काल हो जाएगा, ये मौर्यों के बाद का काल है, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं वह से क्या हो जाएगा, वह से वृहद्रथ वंश, कौन सा, वृहद्रथ वंश। है से क्या हो जाएगा, हर्यक वंश, ध्यान से सुनना, है से हर्यक, सी से क्या हो जाएगा, शिशु नागवंश, और नय से क्या हो जाएगा, नंदवंश। आपको पता है नंदों को मारकर कौन आए इस थे, किले में स्थित आप मौर्य। नंद बढ़िया के फसल बाद कौन सफेद सा सोना राजवंश आ जाएगा, मौर्य वंश। मौर्य से मौर्य हो जाएगा। मौर्य के बाद क्या लिखा है, शुंग, कणव, सातवाहन। तो मैं लिख रहा हूं कौन हो जाएगा, गुरुजी शुंगवंश, उसके बाद कर्णवंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त आ जाते हैं ना एक तरीके से। तो ये तो सर हो गए मौर्यों से पहले के राजवंश और ये हो गए मौर्यों के बाद के राजवंश। कई बार सीधा आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों को क्रम। तो चार देते हैं, उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं कि इनका सही क्रम क्या है, मौर्य मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। तो याद रखना, वह हसीन मौर्य, याद रह जाएगा, वह हसीन मौर्य, सुख सात, ये मौर्यों के बाद का काल है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा मौर्योत्तर काल, ये ध्यान रखना। ये चीजें समझने में बहुत आपको लग रहा है एक ही लाइन है, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में सवाल आवे तो ठाकुर बड़े थे 50 घंटा 50 मिनट से किताब के सागे बिताए सवाल ठीक होने में। तो आपको ये लग रहा है कि यार या तो एक ही मिनट में बता दे, लेकिन इसको सेट करने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए इन चीजों को आपको अक्सर से याद करना है। ये कौन सा काल है, मौर्योत्तर काल। ये मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्यों के बाद का काल, मौर्य प्लस उत्तर, है ना, मौर्योत्तर काल। और ये वाला है मौर्य से पूर्व, मौर्य वंश से पूर्व, पूर्व का वंश है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो मौर्य तो बड़ा काफी बड़ा है, वो तो देखना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है मगध पर शासन करने वाले मौर्य भी मगध में थे, उससे पहले के जो राजवंश है वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले के जो चार वंश है ना वो पढ़ेंगे, याद रह जाएगा। बोलो, बस तो आ जाओ, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा एक बात और, एक बात यहीं लिख देता हूं मैं। देखिए हम लोगों ने कहा कि हमारे 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे, 16, 16 महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद थे, लेकिन 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में मगध का ही उत्थान हुआ, मगध का ही उत्थान हुआ, क्या कारण है, बाकी ने क्यों उत्थान नहीं किया, मगध के उत्थान के कारण। भाई 16 महाजनपद है, मगध में ऐसा क्या था जिन्होंने आसपास के सब इलाकों को जीत लिया, वज्जी ने क्यों नहीं जीता, अंग ने क्यों नहीं जीता, कुरु ने क्यों नहीं जीता, हमारे राजस्थान में भी था एक कौन सा, मत्स्य, उन्होंने क्यों नहीं जीता। तो मगध की उत्थान के कई कारण है, कि ऐसे क्या कारण है जो मगध में खास बात थी बाकी में नहीं थी, बोलो। मगध के उत्थान के कारण ऐसे आपके जो 5-7 बातें लिखी होगी नोट्स के अंदर, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि मगध के उत्थान के कारण, कई बार पूछ भी लेते हैं निम्न में से कौन सा मगध के उत्थान का कारण है या नहीं है, इस टाइप से सवाल।
बताओ क्या ऐसा कारण रहा कि मगध ने ही आसपास के इलाके पर कब्जा किया? बोलो। भौगोलिक दृष्टि से मगध की राजधानी थी राजगृह, वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो सामरिक दृष्टि से उनकी राजधानी बहुत सुरक्षित थी। और नेक्स्ट है, हाँ, उधर मगध के आसपास वाला क्षेत्र बड़ा उपजाऊ था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, तो ये भी है। नेक्स्ट है, आसपास लोहे की खान, आज भी आप देखो लोहे के खान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मगध बिहार के नीचे वाला पार्ट है, उसमें आसपास लोहे की खान थी, तो लोहे से उन्होंने खतरनाक हथियार बनाए। और एक आसपास घने जंगल थे, और घने जंगल थे, जो जंगलों में क्या मिलता है? हाथी। और उस समय सेना, लिखना नहीं है, लिखना नहीं, नए हो गया है, नए नए आदमी को पहले सुनना चाहिए, लिखना कुछ नहीं है, पूरे 2 घंटे कुछ नहीं लिखना, केवल सुनना है। सुनने की आदत नहीं है क्या? है, घंटों घंटों सुनते हो, तो मेरी बातें भी सुनो। हाँ जी। तो यहाँ घने जंगल थे, और घने जंगलों में आती थे, और उस समय सेना, भाई हर काल खंड में अलग चीजें होती है लड़ने के लिए, उस समय हाथी सेना, मुख्य सेना हाथियों की हुआ करती थी, हाथियों की सेना पर डिपेंड थे, तो बहुत ज्यादा आते थे, तो उनको ये भी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इच्छा शक्ति पर डिपेंड करे। इच्छा शक्ति जानो, अब तुम्हें नौकरी लगना है, तो तुम्हारी कितनी की इच्छा उस पर डिपेंड करेगा। कुछ तो ऐसे होंगे दिन रात एक सेकंड ऐसा नहीं कि जिनके यार नौकरी नहीं लगे तो पूरा जीवन बहुत खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पूरे दिन यही रहता है ना? तो वो बंदा पढ़ेगा, नौकरी लगेगा। कुछ ये सोचेंगे कि उसने फोन नंबर ब्लॉक कर दिए, क्या डीपी दिखाई नहीं रहा है, चल दोबारा देखता हूँ, क्या बात है, चलो रात को चेक करता हूँ, रात को ऑनलाइन आता होगा। तो एक ये रखेगा दिमाग में, तो फिर चीजें तो वही है, समझ रहे हो बात? फिर क्लास में नींद आसी है, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति, मतलब मगध पर योग्य वंशों ने क्या किया था? शासन किया था। तो मैं लिख रहा हूँ, बहुत इजी है। एक तो मगध की राजधानी थी, राजधानी राजगृह, राजगृह जो राजधानी थी, सामरिक दृष्टि से बड़ी क्या थी? सुरक्षित। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ योग्य क्या हुए? शासक। यहाँ घने जंगल, जंगल, यहाँ जंगल थे, जंगलों में क्या मिले? हाथी, और हाथी उस समय सेना, हाथियों की सेना ही हुआ करती थी। उसके अलावा पास में क्या थी? लोहे की खाने, और लोहे की खाने से उन्होंने क्या बनाया? हथियार। क्लियर है? ये एग्रीकल्चर अच्छा होता था, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो अधिशेष बचेगा, उससे व्यापार वगैरह बढ़ेगा, मतलब क्या आएगी? समृद्धि आएगी। तो ऐसे वो कारण है जिस वजह से मगध ने आसपास के इलाके पर कब्जा किया। अब आप देखेंगे कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम, तो 4 ही राजवंश है गुरुजी, है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने लिखा ना, वह क्या था? हसीन। या चलो ट्रिक चेंज कर देते हैं, वह क्या थी? हसीना, उससे भी हो जाएगा है। तो वह से क्या हो जाएगा? वह से हो जाएगा बृहद्रथ वंश। जो बृहद्रथ वंश है उसकी ज्यादा जानकारी, सटीक जानकारी नहीं मिलती। फिर वह से बृहद्रथ है से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, वंश नहीं लगूंगा। सी से क्या हो जाएगा? शिशु नागवंश। उसके बाद न से क्या हो जाएगा? नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। पहले मैं ना इनके जो शासक वगैरह है, टाइम पीरियड है, वो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक रूपरेखा बन जाएगी। डिटेल में बात करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। इस वंश के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास भी मतलब टुकड़ा मिले तो अपन पता को नहीं, लेकिन हर्यक वंश का थोड़ा जानकारी मिल रहा है। इसका मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूँ 544 से 412 बीसी। ये हो जाएगा गुरुजी 412 से लेकर 300, देखिए ये 544 है, ये 344 बीसी, ये हो जाएगा 344 बीसी से 322 बीसी, याद रहे, सॉरी 400, हाँ ठीक है, 322 बीसी, याद रह जाएगा क्या? देखिए पहले तो इनको ऐसे याद करो, वह हसीना, तो वह से वृहद्रथ वंश, इसके टाइम पीरियड एग्जैक्ट सटीक जानकारी नहीं है। से हरियक, देखिए इसको ऐसे याद करो,
दो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे 544, 344, 322, आपको तीन ही डाटा याद रखना है। देखिए आप कम याद करो। देखिए 544, 200 घटा दो, 344, फिर 322। हाँ ठीक है, याद रह जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको याद है कि यार 544, 344 एक ही बीच में याद रखना है 412, और ये यदि 344 है तो यहाँ ये एंड हो रहा है तो ये खत्म हो रहा है। जैसे ये 544 से 412, 544 से स्टार्ट हो रहा है, 412 एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है, इसका मतलब 412 स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सिंपल याद रखो 544, एक एक घटाते चलो, 500, 400, 300, 300 है ना। तो याद रहेगा 544, 412, फिर 412, 344, 344, 322, याद रह जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कब होती है? 322-23 है। ठीक है, चलिए गुरु जी की चीजें को ध्यान रखना है। सबों पहला अपन ध्यान रखना है वृहद्रथ वंश। वृहद्रथ वंश का संस्थापक वो राजा वृहद्रथ ही था। वृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन है? वृहद्रथ। कुछ नहीं याद रखना। दूसरा कौन है? दूसरा है जरासंध। जरासंध जो व्यक्ति था उन्होंने गिरिवज्र को क्या बनाया था? राजधानी। गिरिवज्र मगध में कौन सी राजधानी? आप पढ़ते हैं, अब ये यहां से सवाल आएगा, आप पढ़ते हैं कि मगध की राजधानी गिरिवज्र कोमा राजगृह। इसका मतलब राजगृह से पहले कौन सी राजधानी हुआ करती थी? गिरिवज्र। वो पूछेंगे कि गिरिवज्र किसने बनाई, तो फिर सोचेंगे ये सवाल कहां से आ गया हमने तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। तो जरासंध। और एक राजा का नाम मिलता है, नेक्स्ट राजा का नाम मिलता है रिपुंजय। क्या नाम मिलता है? रिपुंजय। आलियो वृहद्रथ के बारे में, वृहद्रथ वंश के बारे में तय बात है। वृहद्रथ, जरासंध, गिरिवज्र राजा ने बना दिया, और रिपुंजय तीसरा राजा है। अब ये मैं हर्यक वंश के राजा बता रहा हूं, चलो इसको यहां लिख देते हैं ना, अपने पास पेज तो पड़ा ही है। रिपुंजय ये क्या करता है रे? जरासंध। जरासंध गिरिवज्र को क्या बनाता है? राजधानी बना देता है, गिरिवज्र को राजधानी। अब है ना हर्यक वंश के मैं शासक लिख रहा हूं, आपको पहले शासक का नाम याद रखना है, फिर अंदर की बात करेंगे। हर्यक वंश का पहला राजा होता है गुरुजी बिंबिसार। कौन सा होता है? बिंबिसार। बिंबिसार जो राजा होता है ना, पहला राजा होता है बिंबिसार। बिंबिसार को उसका छोरा मार देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। वो छोरा कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु को फिर उसका छोरा मार देता है, गद्दी पर बैठ जाता है, और क्या नाम है? उदयन। उदयन को फिर उसका छोरा मार देता है, और जिसका नाम है नागदशक। कहने का मतलब ये तो गजब हो गया, हर लड़का अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठ रहा है। हर लड़का अपने पिता को मार गद्दी बैठ रहा है। यदि राजा एक छोरा अपने पिता को मार गद्दी बैठेगा, वो कौन सा शासक हो जाएगा? पितृहंता, पितृ की हत्या करने वाला, पितृहंता शासक। यहाँ तो सारे ही क्या कर रहे हैं? पिता की हत्या कर रहे हैं। तो फिर राजवंश ही पूरा क्या हो जाएगा? पितृहंता वंश। इसलिए हर्यक वंश को क्या बोलेंगे? हाँ, इनके अंदर की बातें भी करेंगे, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश बोलेंगे किस वंश को? हर्यक वंश को। क्लियर है? केवल एक बार राजा का नाम लिखेंगे, फिर अंदर की बात करेंगे। शिशुनाग में क्या हो जाएगा? शिशुनाग में क्या हो जाएगा? शिशुनाग जो संस्थापक है उसी के नाम से। और शिशुनाग के बाद दूसरा राजा याद रखना, कालाशोक। कौन सा शोक? कालाशोक। और तीसरा राजा हो जाएगा महानंदिनी। क्या हो जाएगा? महानंदिनी। क्लियर? नंदवंश का राजा की यदि हम बात करें तो नंदवंश में दो ही है। पहला कौन सा है? महापद्म नंद। पहला होगा, बड़ा होगा ना, संस्थापक होगा महापद्म नंद। और अंतिम राजा आपको पता ही है, जिसको मारकर गद्दी पर बैठ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम है घनानंद। बस एक चीज नोट करियो, देखिए मगध में, फिर मैं बता रहा हूं, पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा, राजवंशों का क्रम। वह है हसीना। तो वृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग और नंदवंश। एक तो ये क्लियर कर लो। दूसरी बात, पहले वंश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, नाम से स्पष्ट है, पहला तो पहला ही कर लो, वृहद्रथ वंश। तो एक ही राजा याद कर लो, वृहद्रथ के नाम से वृहद्रथ राजा संस्थापक। दूसरा क्या हो जाएगा? जरासंध जो गिरिवज्र राजधानी बनाता है। और तीसरा हो जाएगा रिपुंजय। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब हसीन, मौर्य, हर्यक 544 से 412, शिशुनाग 412 से 344, और नंदवंश 344 से 322। अब याद कैसे करना है? आप एक चीज नोट कर रहे हैं ना, हर्यक वंश सारे राजा अपने पिता को मार कर क्या बैठते हैं? गद्दी पर, इसलिए पितृहंता वंश हो जाएगा। इसमें कितने शासक आप देख रहे हैं? 4। इसमें कितना देख रहे हैं? 3। इसमें कितना देख रहे हैं? 2। मतलब घटते क्रम में।
अब हम डिटेल में बात करांगा, इनका तो ज्यादा मैटर है नहीं। सबसे पहले हम बिंबिसार की बात कर लेते हैं। तो आ जाओ, हम बात करेंगे बिंबिसार। गुरुजी, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा बिंबिसार, बिंबिसार के हम बारे में आप बात करेंगे। इधर देखो, बिंबिसार के बारे में कई बातें था याद है, कई बातें याद है ना? किसी किसी बातें याद है, बताओ कौन कौन सी बातें आपको याद है? बिंबिसार कहाँ का राजा है? बोलो। मगध का राजा है। बिंबिसार कहाँ का राजा है? मगध का राजा है। बताओ भाई, बिंबिसार के बारे में आपका पूर्ण नॉलेज क्या है? अभी हमने पिछले 2-3 दिन, 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं। 5-7 बातें आपको बिंबिसार के बारे में याद है, मैं सारी बातें बता दूंगा। बताओ क्या बातें याद है बिंबिसार के बारे में? हैं? अरे भाई बोलो, कुछ नहीं याद है? क्या करता था वो? ये कह रहे हैं कि वो गणिका का दोस्त था, यही कह रहे हो? सही बात है ये सही बात है आपकी। लेकिन सारी बातें याद रखनी है, केवल दोस्ती वाली बात नहीं याद रखनी है। ये भी बात याद रखनी है आपको, भगवान बुद्ध के समकालीन है और बुद्ध के क्या है? अनुयायी। इधर देखो, आप लोग किताब मत पढ़ो आप। इधर देखो, पहली बात, बिंबिसार के पिता का नाम है भट्टिये। मैं पूछूंगा आपसे, तुम ये सोच रहे हो ठीक है गुरुजी बता दे, इसे लिख ले फिर आप देखा करे जाके, टाइम मिलियो तो नोट से पढ़ लेंगा है ना, काल पास आके तो क्लास में आ जाऊंगा। इं कौन करना, उठे याद करना है। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? भट्टिये। ये पहला पहला राजा होता है तो अपने वंश का संस्थापक हो जाएगा, तो किसका संस्थापक है? किसका संस्थापक है? हर्यक वंश का संस्थापक है। पिता का नाम क्या है? भट्टिये। भगवान बुद्ध के क्या है? समकालीन। और बुद्ध के समकालीन बुद्ध का ये क्या है? चेला। इसके इसके जो है राज्य में कितने गांव आते थे? 80,000 गांव आते थे। कितने गांव आते थे? 80,000। ये मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, मगध का वास्तविक संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक और मगध का वास्तविक संस्थापक। पिता का नाम भट्टिये। पिता का नाम भट्टिये। गांव कितने आते थे साम्राज्य में? 80,000। इसको स्लो करो ना आवाज, इसको स्लो करो। इसके कितने आते थे गांव? 80,000 गांव आते थे। अब आप याद करो, इंगो जो राजकीय जो डॉक्टर हो ना, मतलब होता है ना सरकारी डॉक्टर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के निजी डॉक्टर होते हैं पर्सनल, जो बाहर से स्टडी वडी करके आते हैं, बहुत एकदम एक्सपर्ट। तो ये राजा तो राजा है, इसका जो सरकारी डॉक्टर है राजवेद है, वो है जीवक। इसका राजवेद था ना, वो था जीवक। गुरु जी जीवक कौन हो? जीवक एक गणिका ना, गणिका ही एक महिला, और उसका नाम था सलावती। उस सलावती गणिका का पुत्र था जीवक, और जीवक ने स्टडी किया था तक्षशिला, पाकिस्तान में चला गया अब तो वो जगह तक्षशिला, झेलम नदी के किनारे, दुनिया की पहला विश्वविद्यालय था, पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला में। वो जीवक पढ़ गया था और बहुत तगड़ा डॉक्टर था, उसका सरकारी डॉक्टर था, याद रह जाएगा। बिंबिसार के काम कर, तो बिंबिसार वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया। वैवाहिक, आस पास के कर लियो, शादियां कर ले। वो शादी जब कर लेगा तो आसपास के राजा उस पर अटैक करेंगे क्या? क्योंकि अटैक तो उसने पहले ही कर रखा है कि नहीं है? तो मतलब क्या है कि उसने शादी कर ली। देखो शादी कहाँ किया उसने? शादी पंजाब में एक लड़की से शादी किया, खेमा से। पंजाब की पंजाबन कुड़ी क्यों? खेमा। खेमा से शादी कर लिया, याद रह जाएगा। काशी से शादी कर लिया, काशी की लड़की थी कोसला, कोसला से शादी कर लिया है, याद रह जाएगा। और किसे शादी किया? चेलन्ना। और किससे कर दिया? चेलन्ना, उसका नाम चेलन्ना है, उससे शादी कर लिया उन्होंने। वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहवे कि जब मगध को राजा कुण बिंबिसारो, बिंग टाइम अंग, इसके पूर्व में अंग पड़ता है, अंग का राजा था ब्रह्मदत्त। अण बिंबिसार के काम करियो, अंग पर अटैक करियो और ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया, और अंग का प्रशासक अपने छोरे को बना दिया। इसका छोरा कौन है? बोलो। अजास्त्रु। अजास्त्रु अंग का प्रशासक गवर्नर बना दिया, है ना। डॉक्टर राय चौधरी इतिहासकार है, उन्होंने लिखा कि बिंबिसार ने मगध की विजय और विस्तार की नीति अंग विजय के साथ स्टार्ट हुई, जो अशोक के कलिंग विजय के साथ ही समाप्त हो जाती है। क्या समझे?
गुरुजी कुछ समझ नहीं है, इसको समझने के लिए इतिहास की हमें समझ होनी चाहिए। मौर्यों, मौर्य है ना, इसके बाद देखो असीन, असीन मौर्य, आगे मौर्य आएंगे। मौर्यों ने भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य था, पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा हिंदुस्तान इतना मौर्य, और मौर्य वंश में तीसरा राजा होता है अशोक। अशोक तक इनका साम्राज्य बढ़ता ही चला गया था। और अशोक ने कलिंग विजय किया था, आपको याद है, कलिंग के बाद उन्होंने विजय की नीति त्याग दी थी, इसलिए साम्राज्य का कहीं ना कहीं पतन हो चला था। और विस्तार जो अब यहाँ से स्टार्ट करता है कौन, बिंबिसार। आप याद करें, चार राजवंश में उन्होंने विस्तार ही विस्तार किया था। तो डॉक्टर राय चौधरी क्या कह रहे हैं कि मगध की विजय और विस्तार की नीति बिंबिसार के अंग विजय से स्टार्ट होती है, जो अशोक के कलिंग विजय के साथ ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा। और गुरु जी के याद रखना है, और अपन याद रखना है कि ये इधर एमपी में उज्जैन है ना, उज्जैन है। उज्जैन उस टाइम महाजनपद हुआ करता था, राजधानी थी ये अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन ही थी। अवंती का एक राजा था चंड प्रद्योत, उस चंड प्रद्योत के क्या हो गया था, पीलिया हो गया था, पांडु रोग हो गया था। उसके जब पीलिया वाट उसके डॉक्टरों से जब ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने बिंबिसार को मैसेज करवाया कि हमारे बीमारी हो गई है, आप अपने डॉक्टर को भेजो। तो बिंबिसार ने अपने डॉक्टर जीवक को भेजा था, कहाँ, चंड प्रद्योत के पीलिया का इलाज करने के लिए। जीवक कौन, सलावती नामक गणिका, गणिका का पुत्र था, तो तक्षशिला में पढ़ा लिखा था, बिंबिसार का डॉक्टर था। याद रह जाएगा। फिर एक कहानी आपको और याद रखनी है, कल भी बताया था, और वो अच्छा बुद्ध के समकालीन है, बुद्ध के अनुयायी है। फिर एक कहानी स्टार्ट होती है, बिंबिसार और आम्रपाली की प्रेम कहानी। आम्रपाली मैं ब्रीफ में बताऊंगा, कहानी थोड़ी सी बड़ी है। बिंबिसार घटे को राजो आस बिन टाइम आस पास में सबू शक्तिशाली राजा मगध को राजा कौन हो, बिंबिसार। अपन ध्यान रखना, मगध के जस्ट ऊपर किस राज्य हो, वजी। वजी में 8 छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य का संचालन किया करते थे, जिसकी राजधानी थी वैशाली। और इधर आपको ध्यान रखना है, ये जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी मगध और वज्जी की क्या बना रही है, सीमा बना रही है। अब आप ध्यान रखना है, पहला तो मैं थाना आम्रपाली की बता दूंगी, आम्रपाली कौन ही, वज्जी राजधानी, सॉरी वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी को राजा वैशाली के अंदर बैठ दो बैठे एक, वो आम्रपाली की मैं कहानी बताता हूँ कैसे कि उसका जन्म हुआ और फिर आगे की क्या कहानी है। आम्रपाली की है कि वज्जी वैशाली, वैशाली में राजा को नौकरी करने वाला एक गार्ड हो, गार्ड होता है ना राजा के नौकरी करने वाले, जैसे सिपाही जीडी, एसएससी जीडी मान लियो, सिपाही मान लियो। सिपाही का क्या क्या काम होता है, सिक्योरिटी करना। किंग दिन में ड्यूटी हुए, किंग रात में ड्यूटी हुए, तो एक सिपाही हो बिंग नाइट की ड्यूटी कहे कि वो नाइट की ड्यूटी करते करते सुबह नयो संतरी आयो वैशाली का वो था सिक्योरिटी गार्ड। तो रात का पूरी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद एक सिपाही था, उसके कोई संतान वंतान नहीं थी, वैसे ही 40-50 साल का था वो, है ना, संतान वंतान थी नहीं, लुगाई ही, लेकिन संतान वंतान को नहीं। तो एक दिन की बात है कि रात को वो सिपाही पूरी ड्यूटी करता है, सुबह नया जस संतरी आ जाता है, तो वो सिपाही अपना ताम झाम डाल के घर को रवाना हो जाता है कि शाम को वापस आना है, तो दिन में अपन को रेस्ट करना है। तो सुबह सुबह 5 बजे ड्यूटी चेंज हुई, 4 बजे हुई, 3 बजे, जो भी हुई, वो सुबह सुबह जल्दी वहाँ वैशाली शहर से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि बारिश का मौसम था, और जैसे वो घर में एंट्री वो कर ही रहा था, सिपाही की सैलरी कम होती है, घर और छोटे हुए ध्यान है, तो जैसे वो घर के अंदर एंट्री कर ही रहा था, बारिश का टाइम था, सावन को महीनों मतलब, और उनके घर के बाहर एक पेड़ था, बारिश हो रही थी, टिप टिप बरसा पानी, सावन को महीनों, महसूस कीजिए। वो गार्ड अपने घर जा रहा है, घर में एंट्री ले रहा है, सूर्योदय से पहले की बात है ये, सूर्योदय भी हुआ नहीं है। और उनके घर के आगे एक आम का पेड़ था, और आम के पेड़ के नीचे उस चबूतरे पर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक नन्ही सी बालिका उसको दिखाई पड़ी, क्योंकि उसके तो संतान थी नहीं उस सिपाही के। तो उसका ध्यान गया उस बच्चे की तरफ, उसने देखा तो बेहद खूबसूरत थी, छोटी सी बच्ची थी वो जोर जोर से चिल्लाया, लुगाई इनके बाहर आ, भी घर के गेट के आगे की बात है। वो लुगाई बाहर आई, बोले क्या बात है, बोले आधे छोरी कौन छोड़ियो। तो बाई के आगे देखिए तो लड़की बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने सोचा कि यार अपने तो कोई संतान है नहीं, इसलिए इस लड़की को अपन रख लेते हैं ना, तो उन्होंने उस लड़की को अपने यहाँ रख लिया उस सिपाही ने। और क्योंकि वो लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली थी, आम के पेड़ के नीचे मिली थी, तो इसलिए कहा कि नाम क्या रखा जाए, तो कह दिया कि आम्रपाली, आम्रपाली रख दो, बोले आम्रपाली रख दिया, आम्रपाली नाम रख दियो। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, धीरे धीरे वो सिपाही के घर वो पलने बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, उसकी सुंदरता और बढ़ती चली गई। सिपाही हो गया 60 साल को, और लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो
बन सोचो कि यार ये तो बहुत सुंदर है लड़की, और यहाँ शहर में किसी कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां दिक्कत ये थी, वैशाली वजी का एक नियम था कि जो राज्य की सबसे सुंदर लड़की होगी, वो राजा का नियम था कि जो सबसे सुंदर लड़की होगी उसके साथ कोई एक पुरुष शादी नहीं करेगा, उस पर सबका समान अधिकार है, अदरवाइज लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, खून खराबा, उसको गणिका बना दी जाएगी। तो फिर वो सिपाही रिटायरमेंट हो गया 60 साल की उम्र में, उसको लगा कि यार शहर में रहना तो फिर ये बात फैल जाएगी, वो धीरे धीरे लड़की बड़ी हो रही थी तो सुंदर और सुंदरता और बढ़ रही थी, वो अपने गाँव चला गया। वो आपको सामान बेच बाच के गाँव चले गए, गाँव में भी खेत हो, खेत में काम कुम करते हो, सारी चीजें। कुछ समय के बाद उस सिपाही की लुगाई चलती रही। अब वो सिपाही और अमरपालिका दो ही बच्चे, भी सिपाही का धीरे धीरे सामान खत्म हो गया। अब उसके पास भोजन वोजन नहीं है, तो उन्होंने अपनी पत्नी के जो गहने वहने बेच के अपनी बच्ची का लालन पालन कर रहा है। अब उसको लगा कि यार अब सामान तो अपने करने, बच्चों को नहीं, अपन वापस राजा के वहां जाना चाहिए और वही नौकरी कर लेनी चाहिए, अपने पास गाँव में सामान बचा ही नहीं है। तो वो वापस एक दिन क्या आया, राजा के पास आया, कहा कि मुझे वापस आप नौकरी पे रख लो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन दूसरा जगह काम है मैं कर दूंगा, अभी आदमी के हिसाब उम्र के हिसाब हूं, काम तो बहुत सारा काम है, तो वो नौकरी करने लगे हूँ। एक दिन की बात है, कहते हैं कि जो अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था, शाम का टाइम था, शाम का टाइम था, वो अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था, छुट्टी उट्टी आया होगा, शहर की तरफ जा रहा होगा, फिर बारिश का मौसम है, तो उसने जैसे ही किया है कि उन्होंने सोचा कि चलो अभी तो टाइम पड़ा है, अपन शाम होते होते कहाँ पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, वैशाली पहुंच जाएंगे। वैशाली क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। तो अपने गांव से रवाना हुआ, मेन रोड थी, उसी रोड रोड रवाना, रोड के दोनों तरफ क्या है, पेड़ वेड़ होते हैं। उस दिन क्या है, बारिश स्टार्ट हो गई, जबरदस्त बारिश हुई। तो वो क्या है कि बादल भी थे, तो उस दिन अंधेरा ज्यादा हो गया, तो समय से पहले ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया, तो वो ना पहुंच नहीं पाया, कहाँ वैशाली पहुंच नहीं पाया, अंधेरा हो गया। और क्योंकि कुछ दूरी पर चले, वो लड़की कह रही है कि मेरे से चला नहीं जा रहा, बिन कदी मोटा बिठा कदी खड़े, फिर उसने सोचा कि यार अपन तो लेट हो गए, तो क्या करें। तो जैसे ही सूर्यास्त हो गया, शहर के जो सैनिक है वो शहर का क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए वो घोड़ों दौड़ाकर वो क्या करते हैं, अपन पुलिस वाले करते हैं ना रोड पे वैसे। तो उन्होंने देखा कि कुछ, जैसे बारिश वारिश हो रही थी, वो कि पेड़ के नीचे बैठ गया कि चलो कुछ टाइम बाद में चलेंगे, तभी उनके उस सिपाही के कान में आवाज आई कि घोड़ों के टापों की आवाज। उसने सोचा यार कोई मुख्य मार्ग से कोई जा रहा है, नजर पड़ेगी अमरपालिका पर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि बारिश आ रही है, मैं पेड़ से थोड़ा दूर दूर चला जाता हूँ ना। तो कहते हैं उसी वक्त वो सिपाही, शहर के सिपाही थे, राजा के सिपाही थे, उस रास्ते से जा रहे, अचानक कड़कती बिजली चमकी, तो लाइटिंग हुई, तो एक सिपाही की नजर पड़ी कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति है जिसके पास एक लड़की है। अब सिपाही तो सिपाही है, शहर के सिपाही, उन्होंने कहा यार ये कौन है। वो सिपाही तुरंत बढ़ा किसकी तरफ, उस व्यक्ति और लड़की की तरफ। तो वो व्यक्ति था उस लड़की को लेकर खेत, पास में रोड के पास खेत होगा, उसमें फसल होगी, उसमें चला गया, उसमें चला गया। और सैनिक ने क्या है, तो उसने सोचा कोई चोर वोर होगा, अपने राजधानी में चोरी वोरी करने आएगा, उसने गोली चलाई तो उस व्यक्ति की गोली लगी, आदमी मर गया। अब लड़की अकेली बची। उस सिपाही ने देखा कि लड़की बेहद खूबसूरत है, ठीक है, तो बाकी सिपाही आ गए, अरे बोले तू क्या देख रहा है यहाँ, अरे बोले मैं तो ऐसे ही है ना, मैंने सोचा कोई ऐसे ही आतंकवादी टाइप कोई आदमी होगा चोरी करने, मैंने तो गोली मार दी। बोली ये लड़की, वो सिपाही कह रहा है मैं उससे शादी करूंगा। तब सारे सिपाही आ गए, उन्होंने कहा कि तुम याद नहीं है हमारे राज्य का नियम क्या है, जो सबसे सुंदर महिला है उसको क्या बना दी जाएगी, नगर की गणिका। वो सिपाहियों ने कहा कि तय किया कि चलो हम ऐसा करते हैं, इसको राजा के पास ले चलते हैं, अब राजा इसका भविष्य तय करेगा। वो उस लड़की को उसका बाप तो खत्म हो गया, उन्होंने गोली गोली मार दी, अब उस लड़की को लेकर राजा के दरबार में वो सैनिक पहुंच गए, बोले आज की ड्यूटी कैंसिल, कोई चोर नहीं आएगा, हमने कह दिया ना ठीक है। और राजा के पास ले गए उस लड़की को लेकर। अब राजा सुबह दरबार लगाया, मंत्री संतरी सब बैठे थे, और लड़की को पेश किया गया। और आज राजा की उस सभा में आम्रपालिका का भविष्य तय होने वाला था कि आगे आम्रपालिका करेगी क्या। तो राजा ने तब वो मीटिंग वीटिंग की, तो पता चला कि अभी जो लड़की, उसमें वैशाली का नियम यही था ना, वज्जी का नियम नहीं था कि जो सबसे सुंदर लड़की होगी उसकी किसी एक पुरुष के साथ शादी नहीं की दे, उसको नगर की गणिका बना दी जाएगी, ऐसा नियम था। अभी राजा का नियम है। अब ये उस सभा में ये तय हुआ, राजा के दरबार में तय हुआ कि अभी आम्रपाली की उम्र महज 14 साल है, अभी वो उम्र हुई नहीं है जिस उम्र में ये नियम था कि उसको गणिका बना दीजिए, अभी 3-4 साल के कम है, उसकी उम्र छोटी है, लेकिन सुंदर बहुत थी। तो फिर ये तय हुआ कि राजा के दरबार के खर्चे से उसको अमरपालिका को विभिन्न कलाएं सिखाई जाएगी, डांस सिखाया जाएगा, गाना सिखाया जाएगा, ठीक है, तो विभिन्न कलाएं सिखाई जाएगी राजा के खर्चे पर,
3-4 साल बाद जब उसकी उम्र हो जाएगी तब उसको नगर की गणिका घोषित कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि 3-4 साल वजीर राजा के यहाँ उसको बहुत सारी कलाओं में माहिर किया गया। तो बहुत सारी कलाएं उसने सीख ली, डांस करना, ये करना, वो करना सब। जैसे ही उसकी उम्र हो जाती है 18 साल, तो उसको क्या बना दी जाती है, नगर गणिका घोषित कर दी जाती है। नगर गणिका मत का मतलब देखो, नगर गणिका का पद बड़ा सम्मान्य था। नगर गणिका का मतलब ये हो गया कि पूरे पूरे राज्य का राजा, राजा होता है, राजा का सारा सामान किसका है, गणिका का। बड़े बड़े सेठ, व्यापारी, साहूकार है, उनका सारा सामान किसका, गणिका का। और उसके लिए एक बड़ा सा महल बना दिया राजधानी में, आम्रपाली का महल। ठीक है, उसके विशेष सिक्योरिटी, विशेष उनके गार्ड, उनका पूरा एकदम जलवा अलग ही था, है ना। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, व्यापारी लोग आम्रपाली के यहाँ भोजन करने के लिए आते थे, है ना। तो सब ये सब चलता रहता था। तो मतलब एक तरीके से वैशाली के लोगों का गौरव थी कौन, आम्रपाली का। कहते हैं कि कब जब कभी आम्रपाली का अपना व्हीकल रथ लेकर निकलती थी कब वैशाली की गलियों में, तो सारा लोग एकदम भीड़ जमा हो जाती थी। बोले आज आम्रपाली का शॉपिंग करने के लिए जा रही है। मैं कह रहा हूँ पूरा हुजूम उनके साथ चलता था, ऐसा जलवा था किसका, आम्रपाली। इतना सारा सामान था आम्रपालिका के साथ, क्योंकि वो नगर गणिका थी। अब क्या है कि उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास फैलने लगे। अब उसकी सुंदरता के चर्चे देश विदेश में फैलने लगे। तो मगध का राजा कौन है, बिंबिसार। बिंबिसार को दिमाग खराब, बोले हम इतने बड़े राजा और हमारे बगल में छोटा सा राज्य है, उसकी गणिका है, ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए। अब क्या है कि बिंबिसार ने कहा कि भाई आम्रपाली का जिस राज्य में थी वजी, उस वजी राज्य के राजा को बिंबिसार ने धमकी भरा पत्र भेजा। बोले शाम से पहले पहले या तो आम्रपालिका को यहाँ भेज दो, या तुम अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या है कि राजा का दिमाग खराब, वजी के पास इतना सामान नहीं था जितना किसके पास था, मगध के राजा बिंबिसार के पास था। अभी राजा राजा है। अब वैशाली, क्या वैशाली राजधानी में राजा रहता था। राजा ने मंत्रियों की सबकी बुलाई मीटिंग। बोले आज हमारे पड़ोसी राजा बिंबिसार का एक धमकी भरा पत्र है, या तो अम्रपालिका को हमारे पास लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो सारे मंत्री संतरी सामंत सब खड़े हो गए, एक स्वर में कहा, है ना, आम्रपालिका हमारा गौरव है, हम मर जाएंगे लेकिन आम्रपालिका को नहीं देंगे। जब इस बात का पता चला वैशाली के लोगों को, वो भी आगे महल के बाहर इकट्ठे हो गए। बोले राजा तुमसे यदि शासन नहीं हो रहा, शासन हम संभालेंगे, तुम्हारी सेना वहां नहीं जा रही, हम जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आम्रपालिका को नहीं सौंपेंगे किसी भी सूरत में, हमारा गौरव है। इतना सम्मान था आम्रपालिका का। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए सौंपेंगे नहीं, बिंबिसार का जब अल्टीमेटम पूरा हो गया, बिंबिसार ने अपनी सारी की सारी फौज यहाँ गंगा नदी के तट पर लगा दी। क्योंकि गंगा के इस तरफ मगध है और उस तरफ क्या है, वो जी सारी की सारी मिसाइल विसाइल सारे टैंक वैंक सब भेज दिए। क्योंकि मामला किसका था, आम्रपालिका। अब क्या है कि जब आम्रपालिका को इस बात की सूचना मिलती है, आज छोटी मोटी लड़ाई भी चालू होगी, छोटी मोटी लड़ाई भी चालू होगी, कभी वो भी इन्होंने ड्रोन मार दिया, वो इन्होंने मिसाइल मार दिया, छोटी मोटी झड़प भी स्टार्ट होगी। जब इस बात का पता चला किसको, आम्रपालिका अपने महल में बैठी बड़ी सी स्क्रीन पे आ रहा था कि मगध के राजा बिंबिसार ने जंग का किया ऐलान है। नीचे लाइनें चल रही है, वैशाली के लोगों ने कहा कि आम्रपालिका हमारा स्वाभिमान है, हम किसी भी शर्त पर नहीं सौंपेंगे। मीडिया का ध्यान है, आम्रपालिका अपने महल में सोच रही है कि यार बिंबिसार तो अच्छा राजा है, बड़ा राजा है, और ये मुझे पाने के लिए इतना खून खराबा क्यों कर रहा है। तो वो देखो, आम्रपालिका बड़ा इंटेलिजेंट भी थी, जितनी खूबसूरत थी, है ना, ब्यूटी विद ब्रेन, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन। सुंदर है और दिमाग भी है। हालांकि होता क्या ज्यादातर जो सुंदर महिला होती है, अभी वो दिमाग कौन भी है, लेकिन आम्रपालिका में ये सब था। अब आम्रपालिका ने सोचा कि यार इतने लोग मारे जाएंगे, खून खराबा होगा, तो अपन एक काम करते हैं। आम्रपालिका ने एक अपना, आम्रपालिका का पूरा अलग सिस्टम था, उसकी अलग मतलब पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अलग, महल के अलग, किचन के 50 तो नेपाली बुला रहा, क्या कुकमैन आ रहा, सारा एकदम तामझाम बहुत जबरदस्त था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा था भाई। तो आम्रपालिका ने अपने एक उसको बुलाया, नौकर को बुलाया, उसको कहा कि तुम एक काम करो, दोनों राज्यों की सीमा पर सेनाएं आपस में, है ना, युद्ध के लिए तैयार है। तुम एक काम करो, तुम ये मेरा मैसेज ले जाओ और बिंबिसार तक पहुंचाओ। मैसेज के हो, आम्रपालिका आपके दूत के थ्रू वो लेटर लिखे भेजे बिंबिसार ने कि बिंबिसार तुम इतना खून खराबा क्यों कर रहे हो,
तुम्हें मिलना है तो तुम गंगा नदी को पार करके कभी आ जाना। मैं 2-3 कोड वर्ड बता रही हूँ, हमारे महल में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम किसी वक्त आ जाना, ये कोड वर्ड बोल देना, मैं अपने सब गार्डों को बोल दूंगा। तो तुम कभी आ जाना, तुम्हें कोई मना ही नहीं है, तुम दिन में मिलो, रात को मिलो, कभी मिलो, तुम्हारा जब मन करे। तो इतना खून खराबा क्यों करना, इतने आम जनता मारी जाएगी। और कभी हमारा मन करेगा तो मैं तुम्हारे वहां आ जाऊंगी, कहाँ है, वहां मगध आ जाऊंगी। तो तुम इतना क्यों ऐसे कर रहे हो। तो फिर उसको लगा कि यार ये बढ़िया है ना। तो कहती है अगले दिन बिंबिसार राजा की ड्रेस नहीं, आम जनता के वेश धारण करके रात को गंगा नदी को तैर कर कहाँ पहुंच जाता है, उधर वज्जी के यहाँ पहुंच जाता है। और वज्जी में जाने के बाद फिर वो कोड वर्ड तो बता ही रखा बाबा ने, गणिका बता दियो आपका सारा गार्डन बोलियो ई टाइप को कोई शब्द बोला तो बिन मां आनंद दियो, कोई चेक करने की जरूरत ही को नहीं। ठीक है। तो क्या बिंबिसार गयो, रात ने पहुंच गयो, 10:15 बजे कट है नदी पार कर गया, कट है वैशाली उस गणिका के महल के, और वो गार्डन बोके हो शब्द बोले, बोले लिमका वो कोड वर्ड हो। मैं कि ठीक है चलो, तुरंत पहुंच गया, किसी ने चेक ही नहीं किया, किसके पास पहुंच गया, आम्रपालिका के पास। अब आम्रपालिका और बिंबिसार मिले, और बातों में पता नहीं कब 10:15 के सुबह 4:15 हो गया, बात कर रहे हैं घरे पता ही नहीं चला, पता मतलब बिल्कुल ही टाइम का पता ही नहीं चला, यूं लग रहा है जैसे 2 मिनट की बात हुई है। क्योंकि सुख और आनंद का कितना ही लंबा टाइम हो हमेशा थोड़ा ही लगता है, और दुख का थोड़ा सा टाइम ऐसा लगता है पूरा, पता नहीं पूरा युग बीत गया। अब हुआ क्या, ये सब चलता रहा कभी बिंबिसार चला आता था, कभी वो बात चली आती थी। इन दोनों से एक लड़का पैदा हो जाता है जिसका नाम था अभ्य। बिंबिसार भगवान बुद्ध का चेला पहले से था, और अभ्य भी भगवान बुद्ध का क्या होता है, चेला। और कालांतर में वजी संघ में जब भगवान बुद्ध जाते हैं, भगवान बुद्ध मैंने कहा ना वो घूमते रहते थे ना, तो कहते हैं कि इस आम्रपालिका ने बहुत सा समय हो गया, ठीक है। और एक बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध का वज्जी वैशाली के अंदर उनका प्रोग्राम था, तो भगवान बुद्ध जब गए तो एक उद्यान गार्डन में रुके थे। जब इस बात का पता चला कि इसको आम्रपालिका अपना रथ लेकर कहाँ पहुंच जाती है, भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाती है। भगवान बुद्ध सो के आसपास उनके शिष्य थे, उन शिष्यों के पास उस गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और आम्रपालिका अपने रथ से उतरकर दंडवत प्रणाम करती है, कहती है त्राही माम त्राही माम त्राही माम। भगवान बुद्ध ने कहा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। वो आती है, कहती है कि मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ राजधानी में आए हैं, और मैं आपको शाम के भोजन का निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हमारे 100 चेले और एक हम शाम को आपका यहाँ भोजन करेंगे। अब क्या है कि गणिका चली गई और अपने नौकरों को कह रही कि भगवान बुद्ध आए हैं आज हमारे घर, तो उनके लिए बढ़िया भोजन की व्यवस्था करनी है। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध गए शाम को अपने शिष्यों के साथ उस आम्रपालिका का वो रंगमहल, जहाँ रातों में पार्टियां होती थी, डांस वांस होते थे, बड़े सेठ साहूकार पैसे वाले लोग आते थे। लेकिन आज उस महल में पैसे वाले लोग नहीं, साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है सारे महाराज जी बैठे हैं उधर। और आम्रपालिका ने भगवान बुद्ध को भोजन करवाया, और उसके बाद आम्रपालिका रोने लगी, कहने लगी भगवान मेरा जीवन तो वैसे ही व्यर्थ हो गया, अब मैं तड़क भड़क का जीवन है, ये सांसारिक जो मोह माया उसको छोड़कर आप की शिष्या बनने चाहते हो। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल। तो बुद्ध की वो उस दिन क्या हो गई, आम्रपालिका शिष्या हो गई, और उसने सारे चीजें छोड़ छाड़ के, और जो गेरुआ वस्त्र धारण करके जो बुद्ध ने दिया था उनको, है ना, गेरुआ वस्त्र होता है ना, बौद्ध धर्म के साधु कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके, कहते हैं आज उस आम्रपालिका ने वो अपना जो महल था ना जहाँ डांस वांस होते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, हैं, उस महल को बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या है, दान दे दिया। और उसी दिन आम्रपालिका कहते हैं सारा सामान छोड़कर बुद्ध के अनुयायी हो गई। और अगले दिन जब पता चला, अगले दिन पता चला कि भाई आज आम्रपालिका, वो आम्रपालिका गणिका नहीं रही, आज साध्वी हो गई और बुद्ध के साथ रवाना होगी। अब बुद्ध के साथ ही रहेगी वो आम्रपालिका। कहते हैं कि उस दिन आम्रपालिका आगे आगे बुद्ध चल रहे हैं, उनके पीछे आम्रपालिका चल रही है, उनके पीछे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो आए थे वो चल रहे हैं। आज जो वैशाली का जो सारा शहर रो रहा है कि आज आम्रपालिका सदा सदा के लिए इस वैशाली नगर को छोड़कर जा रही है। कहते हैं कि वो उन लोगों के नज़र में आज आम्रपालिका के प्रति सम्मान का भाव था, क्योंकि वो साध्वी बन चुकी थी। कहते हैं कि वो बुद्ध के साथ चली गई। उस दिन के बाद वैशाली के लोग कहते हैं कि आम्रपालिका कभी अपने जीवन में वैशाली लौट कर नहीं आई।
तो ये थी आम्रपालिका की कहानी। तो बुद्ध और आम्रपालिका और बुद्ध आम्रपालिका और बिंबिसार और अभ्य सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो गुरु जी आ तो तगड़ी बात बताई, तो आप मैं बिंबिसार वाली सारी बात लिख दूं क्या? कहानी कौन लिखूं? कहानी तो यही बताई था ना, है? बताओ, हर्यक वंश का क्या हो जाएगा? हर्यक वंश का संस्थापक। मगध का, शाबाश, मगध का वास्तविक संस्थापक। और बताओ, और क्या बताया था? है पिता का नाम, सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई हो। पिता का नाम, साम्राज्य के अंदर कितने गांव थे? शाबाश, 80,000 क्या थे? गांव। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का क्या किया? शाबाश, तुम्हें एक एक चीजें याद होगी। वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। पंजाब की कौन थी? खेमा। कहाँ की थी? पंजाब, मद्र। चेलना, चेलना से पहले मैं लिख रहा हूं कोसला। कौशल की कौन सी थी? कोसला। कोसला कहाँ की थी? कौशल की। और चेलना, चेलना चेटक की पुत्री थी। इधर क्या हुआ? इधर बिंबिसार ने अंग के ब्रह्मदत्त को हराया। किसको हराया? ब्रह्मदत्त। राजा होता है अंग का, उस राजा का क्या नाम है? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हराया। ब्रह्मदत्त को हराकर चेलना का लड़का था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु को अंग सौंपा। अंग सौंपा मतलब अंग का क्या बना दिया? गवर्नर। ये अंग का गवर्नर किसको बना दिया? तो मैं ये लिख दूं क्या? ब्रह्मदत्त को हराया और अजात अपने लड़के अजातशत्रु को क्या बना दिया? यहाँ का गवर्नर। क्लियर है? चलिए, अब बात मैं थाने भी बता दूं। अठे बा वज्जे की कुणी रे? तीनों ही भगवान बुद्ध का के चेला है, तीनों ही फॉलोअर्स है, अनुयायी है। बता दिया ना? ये बुद्ध के क्या है? तीनों ही क्या है? अनुयायी। क्लियर? इधर चलो आप देखिए, आपको बताया था ना, ये क्या है? किसके समकालीन है? समकालीन किनके है? बुद्ध के। बुद्ध के समकालीन है ना। और इनका राजवेद कौन था? राजवेद जीवक। जीवक की माँ का क्या नाम है? सलावती। सलावती क्या थी? गणिका। गणिका का लड़का है, देखो कौन? जीवक। और जीवक इसका राजवेद है, और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई? स्टडी कहाँ हुई? तक्षशिला विश्वविद्यालय, वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, ये राजवेद जीवक को उसने कहाँ भेजा था? अवंती। अवंती, उज्जैन। अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत के पांडु मतलब पीलिया, उसके कौन सा रोग हो गया था? पीलिया रोग। उसके इलाज के लिए उसने भेजा। क्लियर है? इलाज के लिए भेजा। किस किसको? हाँ, याद रह जाएगा। वैवाहिक संबंध कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, हो गया। इतना ही बताया था क्या बिंबिसार के बारे में? बिंबिसार का वध कौन कर देता है? अजातशत्रु। कौन कर देगा? अजातशत्रु। अपना पुत्र ही इसका क्या कर देगा? वध कर देगा। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? हैं? अजातशत्रु। अच्छा, एक चीज और याद रखो, बिंबिसार का उपनाम जरूर याद रखना है। क्या नाम है? हैं? श्रोणिक। क्या नाम है? बिंबिसार कहाँ चला गया? देखिए,
ये देखो बिंबिसार को पढ़ा है, अजातशत्रु को पढ़ेंगे, फिर उदयन, फिर नागदत्तक है। बिंबिसार को क्या बोलेंगे? श्रोणिक या क्षेत्रोजस, क्षौणिक या क्षेत्रोदस। ऐसे अजातशत्रु का हो जाएगा कौन? कुणिक। अजातशत्रु का क्या नाम हो जाएगा? कुणिक। नेक्स्ट राजा गद्दी पर कौन बैठेगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या बोलेंगे? कुणिक। क्या बोलेंगे? हाँ कुणिक। गुरु जी अजातशत्रु का बारे में क्या ध्यान रखना है? देखिए अजातशत्रु के बारे में, राजा बनने से पहले क्या था वो? अंग का गवर्नर था। देखिए इधर देखो, ये तो मगध है गुरुजी, मगध के ऊपर क्या है? वज्जी। ऊपर क्या है? वज्जी। वो मगध था ना, मगध का राजा अजातशत्रु, वो वज्जी को जीतना चाहता था। वज्जी में 8 छोटे छोटे राज्य मिलकर शासन चलाते थे, बताया था ना, वज्जी में 8 गण थे, वज्जी संघ, 8 संघ मिलकर शासन चलाते थे, और 8 लोग बड़े स्ट्रांग थे। इसलिए अजातशत्रु को लगा कि यदि वज्जी को जीतना है तो उनमें आपस में लड़वाना पड़ेगा, फूट डालनी पड़ेगी, है ना। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री सुनीड और वर्षकार को भेजा वज्जी संघ में फूट डालने के लिए, और वज्जी संघ में फूट डलवा दी इसने। अपने 2 मंत्रियों को भेजा था, कौन? सुनीड और वर्षकार। और फिर वज्जी संघ पर अटैक करता है और वज्जी को जीत कर अपने राज्य में मिला देता है। वज्जी काशी और कौशल को अपने राज्य में मिला लेता है। और कौन है मंत्री फूट डालने वाले? वर्षकार और सुनीड। वर्षकार और सुनीड वजी संघ में फूट डाली। वजी संघ के साथ युद्ध हुआ, और युद्ध में 2 हथियारों का प्रयोग किया गया था, रथ मुसड़ और महाशिला कटक। रथ मुसड़ और महाशिला कटक याद रह जाएगा। इसने काशी, काशी पर अटैक किया, काशी के राजा को हराया, और उसकी लड़की वाजिरा से विवाह कर लिया, और 5 गांव दहेज में दिए थे। और आपको याद है अजातशत्रु के टाइम भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इनकी राजधानी में हुआ था ना। कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। जब भगवान बुद्ध चले गए थे ठीक उस साल चौथी बौद्ध, सॉरी चौथी क्या पहली, चौथी क्या पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, इनके टाइम में थी। ये हमने पढ़ा रखा है ना, अकाक अजातशत्रु, बस इतनी सी बात है। तो पहली बात, इसने काशी पर हमला किया, काशी पर हमला किया, और काशी की राजकुमारी थी कौन? वाजिरा। वाजिरा से क्या कर लिया? विवाह। इसने काशी की कौन लड़की थी? वाजिरा से विवाह किया, और 5 गांव इसको क्या मिल गए? दहेज में। वज्जी संघ में ये फूट डालने के लिए किसको भेजा? वजी संघ में फूट डालने के लिए उनको भेजा मंत्री सुनीड और वर्षकार। किसको भेजा? सुनीड और वर्षकार। देखिए वजी संघ में फूट डालने के लिए सुनीड और वर्षकार को भेजा। वजी संघ में जब युद्ध हुआ तो हथियारों का यूज किया गया था, हथियार जिनका यूज किया गया था, बताया था ना, रथ मुसड़, रथ मुसड़ और महाशिला कंटक, महाशिला कंटक और रथ मुसड़ हथियारों का यूज किया गया था। और उसने साम्राज्य विस्तार किस 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 पर विजय प्राप्त की? वजी, काशी, कौशल। वजी, काशी, कौशल पर विजय हासिल किया इसने, ठीक है। और इनके टाइम इनके टाइम प्रथम बुद्ध को महापरिनिर्वाण, बुद्ध ने इनके समय क्या त्यागा था? दे त्यागा था। कब? 483 बीसी। हालांकि उन्होंने दे त्यागा था वजी की राजधानी में, डाला था वजी की कुशीनारा में, लेकिन पहली बौद्ध संहिता आयोजन ये कहाँ करवाता है? अपनी राजधानी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। तो उन्होंने क्या करवाया? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया इसके समय हुआ था राजगृह की कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा। मैंने कहा ना एक अक्षरस याद करो, अब पीछे की चीज याद है तो ये चीज आपको याद देने आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चलिए अब चलेंगे, इसका वध कर देता है कौन? उदाइन। तीसरा राजा कौन हुआ? उदाइन। तो अब राजा गद्दी पर कौन बैठेगा? उदाइन। ये अजातशत्रु का वध करके गद्दी पर बैठा, ये तो पहले ही बता दिया था।
कि सारे अपने पिता का वध करके ही गद्दी बैठते हैं, इसलिए हमने बता दिया कि ये पितरंता शासक है। तो बहुत सिंपल है। इधर देखो, इन्होंने क्या किया, ये नदी कौन सी है, गंगा, और इधर से नदी आती है सोन, ये कौन सी है, सोन, ये नदी है सोन जो एमपी से आती है, सोन रिवर, और ये कौन सी है, गंगा, गंगा रिवर। सोन और गंगा के संगम पर ये एक शहर बसाता है जिसे वर्तमान में हम पटना कहते हैं, पाटलिपुत्रा। यूनानी इतिहासकार जिनको पोलिब्रोथा कहते हैं, प्राचीन नाम है उसका कुसुमपुर। आईएएस के प्री के में पूछा गया सवाल है ये कि पटना को बसाने वाला राजा कौन है, हर्यक वंश का राजा उदयन, गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो इसने किसको बसाया, इसने पाटलिपुत्रा, वर्तमान में जिसे पटना कहते हैं, कुसुमपुर प्राचीन नाम है, कुसुमपुर बसाया। गुरुजी कट्ठे बसायो, पाटलिपुत्रा को कहाँ बसाया, कौन सी नदियों का संगम है, कौन सी नदियों का संगम है भाई, गंगा प्लस सोन। और नेक्स्ट राजा होता है नागदशक, नागदशक ये अंतिम राजा है। हेलो, क्लियर। अब दूसरा कौन सा बढ़ाया था, है सी से शिशुनाग और ना से नंद। तो अब मैं लिख रहा हूं कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। देखिए कौन सा वंश, ये छोटा छोटा है, शिशुनाग, शिशुनाग वंश बहुत इजी है गुरुजी। शिशुनाग वंश में पहला राजा तो आपको बताया था, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, शिशुनाग ही है। और लास्ट दूसरा और अंतिम राजा कौन है, महानंदिनी, महानंदिनी। क्लियर है। इधर देखो, शिशुनाग क्या करता है, शिशुनाग क्या करता है, कहते हैं पुराने टाइम में बहुत सारी कहानियां, इतिहास में कहानियां चलती है कि शिशु द्वारा नाग द्वारा रक्षित होने के कारण, वो जब छोटा था ना उसकी रक्षा नाग ने की थी, तो शिशु की रक्षा किसने की, नाग ने, तो नाम क्या हो गया, शिशुनाग। जनता ने इसको राजा बनाया था। और ये पता है क्या करता है, ये मगध में तो राजा है ही है, ये मगध का राजा है, ये क्या है, वत्स, और ये है अवंती। तो मगध का राजा है, इसने किसको जीता, इसने वत्स को जीता, इसने अवंती को जीता, दोनों को जीतकर मगध मिला लिया। और वैशाली को उसने दूसरी राजधानी बनाई और जनता ने इससे गद्दी पर बैठाया था। ठीक है। महानंदिनी क्या है, कुछ नहीं याद करना, अंतिम राजा है, बस थोड़ी थोड़ी बातें। तो गुरुजी शिशुनाग, शिशुनाग को गद्दी पर किसने बैठाया था, जनता, जनता ने इन्होंने चुना था। इसने क्या किया गुरुजी, पहला है इसलिए संस्थापक तो हो ही जाएगा, इसको तो नो डाउट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला व्यक्ति संस्थापक हो जाएगा। उसने सेकंड राजधानी बनाई थी, किसको, पहली तो है ही राजगृह, दूसरी किसको बनाई, वैशाली को। और इसने क्या विजय हासिल किया, वत्स और अवंती जीतकर किसमें मिलाया, मगध में। वत्स और अवंती जीतकर किसमें मिलाया, मगध में। महानंदिनी इस वंश का क्या है, अंतिम राजा है। कैसा राजा है, अंतिम राजा है। एक राजा और मैं बता दूं थाने बीच में, एक ही बात है बिंगी, कौन सा है, कालाशोक। कौन सा, कालाशोक, जिसे काक वर्ण भी कहा गया है, पुराणों में क्या कहा गया है, काक वर्ण। अब इसके बारे में तो पता ही होगा आपको, अका अक, अजास्त्रु, कालाशोक। कालाशोक के टाइम द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो इसके टाइम क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। तो इसमें ज्यादा मामला है ही नहीं। कब हुआ था, 383 बीसी। कहाँ हुआ था, रावे, ध्यान से सुनना, रावे मतलब वैशाली। अब एक बात बताओ, इससे पहले वाला जो राजा है वो वैशाली को कौन सी राजधानी बनाता है, सेकंड कैपिटल वैशाली। और ये कालाशोक सेकंड बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ करवा देता है, वैशाली। तो शिशुनाग जनता ने गद्दी पर बैठाया, संस्थापक हो जाएगा, पहला राजा। सेकंड राजधानी, एक राजधानी तो राजगृह, दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया, वत्स और अवंती को जीतकर इसमें मिलाया। फिर कालाशोक क्या करता है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 वैशाली में। महानंदिनी के अंतिम राजा है,
तो है सी से शिशुनाग, हसीना, ना से क्या हो जाएगा नंदवंश, ने से क्या हो जाएगा नंदवंश। गुरुजी नंदवंश, हाँ लास्ट वंश है नंदवंश। नंदवंश का दो राजा, पहला बताया था ना, पहला कौन सा था महापदम नंद, और लास्ट वाला घनानंद, घनानंद। अब इसको सुनो जरा, पहला कौन सा है महापदम नंद, पहला कौन सा है महापदम नंद, ये क्या है संस्थापक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा विभु, अपने वंश का संस्थापक तो हो ही जाएगा, अपने वंश का क्या हो जाएगा संस्थापक। महापदम नंद को क्या कहते हैं, इसे उग्रसेन कहते हैं, एकराट कहते हैं, सर्व छत्रांक कहते हैं, काले का अंश इनका उपनाम है। महापदम नंद संस्थापक तो हो ही जाएगा, और क्या कहते हैं भार्गव कहते हैं, उग्रसेन कहते हैं, एकराट कहते हैं, सर्व छत्रांक कहते हैं, काले का अंश। ठीक है, पहलो आदमी अण के काम करो, अण कलिंग पर अटैक करो। ये नीचे वर्तमान में ओडिशा है ना, वर्तमान में, उस समय उसका नाम क्या था कलिंग। इसने कलिंग पर अटैक किया, और कलिंग से जिन मतलब जैन धर्म, जिन भगवान की मूर्ति को वहां से उठाकर ले आया और कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया, जिसकी जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। याद रह जाएगा, बोलो है। इसका सेनापति है भदसाल, मंत्री है साक राक्षस और सकटार। याद रह जाएगा, सॉरी उसकी मंत्री तो उसका है। इसके टाइम वो हमारे संस्कृत के जो बड़े, जिन्होंने व्याकरण लिखा, कौन पाणिनि, पाणिनि इसी के समय होते हैं, और उनका जन्म है वो कंधार में होता है। वो वाले सेनापति आगे वाले के है ना, तो मैं लिख देता हूँ, इनके अंदर दो तीन बात है। गुरु जी पहलो आदमी वास्ते के जी से संस्थापक हो जाएगा, फिर मैं उसके उपनाम लिख रहा हूं, इसको क्या कहते हैं उग्रसेन, एकराट, सरव छत्रांक है, काले का अंश, और क्या बोलते हैं भार्गव, ऐसा सारा उपनाम है। गुरुजी इसने क्या किया, इसने कलिंग पर अटैक किया, कलिंग पर हमला, और वहां क्या बनाया एक नहर, नहर का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना, कलिंग पर हमला किया, वहां एक नहर बनवाया, और वहां से जिन की मूर्ति, जिन मतलब भगवान, जैन धर्म के भगवान उनको जिन कहते हैं, जिन की मूर्ति कहाँ लाया है ना, जिन की मूर्ति लाई। बस इन बारे में इतनी बात याद रखनी है। हाँ पाणिनि इनके टाइम हुए, पाणिनि, पाणिनि का जन्म कहाँ होता है पता है, कंधार अफगानिस्तान में होता है। गुरुजी कौन पाणिनि, जिनकी बुक है कौन सी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बुक का वो इनके समकालीन। अब आते हैं घनानंद। गुरुजी घनानंद के बारे में क्या याद रखनी है, घनानंद को बोलते हैं अग्रेमीज। क्या बोलते हैं अग्रेमीज, यूनानी इतिहासकार क्या बोलते हैं अग्रेमीज। मैं घनानंद को आगे वाले पेज पे लेके जाऊं तो शायद ज्यादा ठीक लगेगा आपको, क्योंकि अंतिम राजा है। देखिए इधर देखो, मगध का राजा कौन है, मगध का राजा है घनानंद, नाम से स्पष्ट है घनानंद, वो गणों के लिए वे आनंद, घनानंद, ये घना क्या ले रहा है आनंद। इसलिए अब गणानंद के लिए राजा को क्या चाहिए, आनंद लेने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ, पैसे। घना आनंद लेने वास्ते थाने के चाहिए पैसा, और थे पैसा कटू लिया इसको है, कहाँ से ला सकते हो है, घर वालों से, या दूसरो रास्ता भी है, दूसरो रास्ता धरगन तो कोनी सुनो मेरी बात, राजा के पास, पर राजा को घना आनंद लेने तो राजा के लिया से, राजा को क्या चाहिए पैसा, राजा पैसा कटू लिया से, जनता में टैक्स बढ़ा दे, वो गणानंद नहीं करते, वो बहुत आनंद लेता हो है ना। तो फिर कहते बोले पैसा कम पड़ गया, बोले कम पड़ेगा, हमने लगाओ टैक्स, नए आदेश निकाल दिए, बोले 4 टैक्स नया लागू कर दिया, तो उसने जनता पर क्या बढ़ा दिए टैक्स। ये ऐसा ही आदमी था, एकदम आनंद में डूबा रहता था है ना, तो रात ने और दिन में डूबे रहता हूँ। ठीक है, हाँ मैं घनानंद का बता रहा हूँ, घनानंद
इसको अग्रेमीज कहते हैं, यूनानी इतिहासकार कहते हैं। घनानंद को क्या बोलते हैं यूनानी इतिहासकार? अग्रेमीज। ये वैसे अंतिम राजा है, मैं ये बात पहले लिख देता हूं, अंतिम राजा। इसका जो सेनापति था वो तो था बदसाल। इसका सेनापति कौन है? बदसाल। सेनापति बदसाल और मंत्री है राक्षस बदसाल। मंत्री है राक्षस और सकटार। इनके मंत्री कौन है गुरुजी? ई टाइप का मंत्रियों का नाम ही राक्षस है, राक्षस और सकटार। इनके मंत्री का नाम है राक्षस और सकटार। सेनापति कौन है? बदसाल। वो घना आनंद लेन तो उन्होंने जनता पर क्या बढ़ा दिया? जनता पर कर बढ़ा दिया। ठीक है, कर में कमी नहीं आनी चाहिए, आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए, कर कर बढ़ा दिए। तो फिर ये थोड़ा दिक्कत हो गया। ये जब राजा था ना, ये इसने कुछ कोई खास उपलब्धि नहीं है, ये राजा था तब कुछ गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ क्या हुआ था उस समय? इधर मैं बता रहा हूँ, यूनान मैप नहीं है, उसमें यूनान का राजा हुआ था सिकंदर, भारत के इस तरफ है। सिकंदर जब 20 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठा तो उन्होंने पूरी दुनिया जीतने का सपना पाला था, और सिकंदर इधर से बढ़ता हुआ इधर आ रहा था। इसने भारत के इस क्षेत्र को जीत लिया था। भारत के इस क्षेत्र को जीत लिया था ना, याद है ना? राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था 326 बीसी। राजा पोरस से बहुत मुश्किल से जीता था सिकंदर, लेकिन जीत लिया था। ये वाला इलाका सिकंदर ने पूरे तरीके से जीत लिया। सिकंदर हमारे भारत में 19 महीने रहा था, और यहाँ उस समय घने जंगल हुआ करते थे, नदियों में पानी वानी ज्यादा था, बारिश का मौसम आया और सिकंदर क्या हो गया? बीमार हो गया। सिकंदर का डेंगू हो गया। आपने बाहर तड़ा ना, मच्छर बन काट लिया, यूनान के सैनिकों ने सबको खा गया मच्छर, है ना, सोनी कौन देता। तो फिर गड़बड़ हो गया। और ये हमारी एक नदी है व्यास। ये कौन सी नदी है? व्यास। सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। सिकंदर तो करना चाह रहा था, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। उस समय भारत, उसमें भारत का सत्ता का केंद्र मतलब भारत का राजा कौन? घनानंद। तो इन इलाके के अंदर छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहता, अब्बा ने तो सिकंदर जीत लिया। भारत में 19 महीने तक सिकंदर रहा। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीतने का सपना पाला था, लेकिन व्यास नदी तक आते आते सिकंदर के हौसले पस्त हो गए थे। उसके सैनिकों ने मना कर दिया कि साहब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि घर से आए हुए बहुत टाइम हो गया था। तो और सैनिक बीमार पड़ गए थे, सिकंदर खुद बीमार पड़ गया था। तो सबका ऐसा मन था कि यार अब आगे नहीं जाएंगे, तो व्यास नदी से वापस लौट जाता है सिकंदर। हालांकि सिकंदर अपने देश नहीं पहुंच पाया था, रास्ते के अंदर ही मर गया था सिकंदर। वो आगे अलग कहानी है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ये बात है 326 बीसी, जब सिकंदर का भारत पर क्या होता है? हमला। इस इलाके को तो जीत लेता है, लेकिन व्यास नदी से वापस लौट जाता है वो। उस समय यहाँ राजा कौन है? घनानंद। उस समय हमारे पश्चिमोत्तर भारत के अंदर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला, जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य कौन थे? चाणक्य। चाणक्य एक कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य जो आपस में लड़ते थे, एक दिन सिकंदर आया, जीत के चला गया, और यदि वो व्यास नदी से आगे जाता तो क्या पता पूरे भारत पर कब्जा कर लेता। लेकिन वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, वापस चला गया। तो चाणक्य के मन में एक भाव आया कि इधर से सिकंदर आ रहा है, तो मैं घनानंद को अलर्ट कर दूं कि भैया विदेशी लोग आ रहे हैं, तुम अपनी सेना वेना तैयार कर लो, अटैक होगा तो तुम्हें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो चाणक्य कहते हैं तक्षशिला से चलकर समझाने के लिए कहाँ आता है? मगध, उसकी राजधानी में आता है मिलने के लिए, राजा से मिलने के लिए आता है कि मैं चाणक्य आया हूँ, तक्षशिला से आया हूँ, आपके राजा से मिलना है। अब चाणक्य राजा में मिलने कद आसी बताओ? रात ना आसी कि दिन में आसी? भाई डे में यहाँ से, रात में थोड़ी मिले राजा हूँ। उसने सोचा कि डे में राजा एकदम आराम से बैठा होगा, दरबार वरबार चल रहा होगा, और हम राजा से मिलेंगे, राजा को समझाएंगे, फिर वापस हम अपने स्टडी में लौट जाएंगे। चाणक्य आया। चाणक्य ने क्या नोट किया? चाणक्य आ गया, द्वारपाल खड़े दो, बन क्यों? मुझे राजा से मिलना है। बोले रुको, राजा अभी बिजी है। बन देखिए, राजा बिजी क्या कर? राजा तो दरबार तो लगा रहा है, लेकिन डांस चाल रही है, राजा तो सुते हुए है और मेज के ऊपर गिलासियाँ पड़े हैं। और बोले पूछ गया हूँ भैया। द्वारपाल अंदर आया, बोले आपसे कोई मिलने के लिए आया है। अरे भेजो उसको, भेजोगे? राजा ने कहते भेजो। चाणक्य आया तो हैरान रह गया। दिन में 11:15 बजे, सही टाइम है, दिन में 11:15 बजे घनानंद घने आनंद में डूब रहा है। क्या डूब रहा है? शराब का सेवन कर रहा है। पैक बनाने वाले 2 लोग अलग है, डांस करने वाले 10 लोग अलग है, कुछ और करतब दिखाने वाले 10 लोग अलग है, 2 लोग रिजर्व बैठे हैं।
बोले अभी इनका नंबर आएगा। बोले ऐसा मस्ती में डूबा हुआ है, आनंद भोग विलास में डूबा हुआ है राजा गणानंद। चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। बोले देश संभालने वाले ऐसे लोग जो दिन में भी गए एकदम चूं चूरी है, हैं? हाँ, तो चाणक्य को गुस्सा आ गया। भाई गुस्सा तो आ ही जाए, भी आप अप्रत्याशित चीजें देखते हो तो गुस्सा आ जाता है ना। भी तुम्हारे घर वाले आए, कह के छोरो के है, देखा पढ़े कौन पढ़े, हटायो को छोरो कमरे में को नहीं। 4 दिन घर वाला इंतजार करियो, छोरो कड़ा खटकेड़ो, बाद में आयो, बोलो कमरो खोलियो तो माँ की है, किताबें जी की है, किताबा तो ही को नहीं, दूसरी चीजें ज्यादा ही, जिससे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। तो घर वाला पीट सी कौन पीट सी था ना। ऐसा ही हुआ था। जब चाणक्य ने देखा कि राजा तो एकदम भोगविलास में डूबा हुआ है, तो वहां उन्होंने राजा को डांट दिया। किसने? घनानंद। घनानंद राजा को डांट दिया चाणक्य ने। अब शराब के नशे में आदमी समझेगा कि नहीं, है बन के रही नहीं, घी के बारे निकालोगे, कौन है कहाँ से है, शाम को मिलेंगे इससे, इसको बात ही करना नहीं आता, तमीज नहीं है। तो क्या चाणक्य ने बड़े गुस्सा आ गया, चाणक्य आपकी चोटी खोल ली। बड़ छोटी छोटी जानो, हाँ सीखा, बड़ बड़ प्रतिज्ञा कर ली। बोले उनको चाणक्य के साथ बदतमीजी कर दी होगी गार्डों ने, हड़कड़ को घूंटड़ी गार्ड के भी लेडी तो वो थोड़ा नशा था, तो उन्होंने बदतमीजी कर दी होगी। और चाणक्य कहा क्या, यार मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ और मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे साथ बदतमीजी करे। उन्होंने उन्होंने अपनी चोटी खोली, गुस्सा आ गया। बोले मैं जब तक इस नंदवंश को समूल नष्ट नहीं कर दूं, तब तक अपनी चोटी शिखा नहीं बांधूंगा। ऐसी दृढ़ संकल्प करके उस दरबार में, और चाणक्य वहां से रवाना हो जाता है कि मैं तो समझाने के लिए आया था कि तुम अलर्ट हो जाओ, और हो गए है उल्टो, गड़बड़ हो रहा है बहुत ज्यादा, है मैं तो सोच ही नहीं सकता। फिर चाणक्य कहते हैं, एक लड़के को तैयार करते हैं, किसको? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को तैयार करके और फिर घनानंद पर चाणक्य और चंद्रगुप्त और एक हिमालय राजा एक और है प्रवर्तक, वो अटैक करते हैं 322 बीसी में। घनानंद का सारा आनंद खत्म करके, घनानंद नंद वंश को खत्म करके, और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने गद्दी पर बैठाया और मौर्य वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो घनानंद के बारे में क्या याद रखना? सेनापति, बदसाल, मंत्री गुण है, राक्षस और सकटार, उन्होंने जनता पर क्या बढ़ा दिए? टैक्स। इसके दरबार में समझाने के लिए कौन आया? चाणक्य। तो चाणक्य ने उसके दरबार में संकल्प ले लिया कि मैं नंद वंश को क्या कर दूंगा? समूल नष्ट कर दूंगा। और फिर यही हुआ। मैं लिख रहा हूं कि घनानंद का वध करके, घनानंद का वध करके 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य को ये गद्दी पर बैठा देता है। कौन? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या डाल दी? नींव। याद आया? असीन मौर्य, नंद वंश के बाद मौर्य। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज आप थोड़ी चीजें ज्यादा पढ़ी है, चीजें ज्यादा कोनी, बातें ज्यादा है, मतलब उसमें कहानियां है। तो वापस आइए। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम, वह हसीना, मौर्य, सुखसात। वह क्या है? हसीना। वह हसीना, मौर्य, सुखसात। वह से वृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश। ये मौर्य से पूर्व के वंश है। फिर मौर्य से मौर्य हो गया, मौर्य से मौर्य हो गया, शुंग, कणव, सातवाहन। ये मौर्यों के बाद गया तो मौर्योत्तर काल हो गया। आज हमने मौर्य से पूर्व नंद वंश तक हमने बात कर लिया। क्लियर है? अब मौर्य वंश में बहुत बड़ा मैटर होगा, फिर शुंग, कणव, सातवाहन, ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। सर 16 महाजनपद में मगध का उत्थान हुआ, क्या कारण है? राजधानी सामरिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित थी, योग्य यहाँ शासक हुए, जंगलों में जंगल थे तो हस्ती सेना, हाथी मिल गए, पास में लोहे की खानें थी तो हथियार बना लिए, कृषि अच्छी होती थी तो अधिशेष बचा, व्यापार बड़ा, समृद्धि हो गई। ये बड़ा मेन चीज ये है, देखो आप ये दिमाग में प्रिंट कर लो। वह सेना, वृहद्रथ, हर्यक, शिशुनागनंद पहले छोड़ दो। 544, 412, 412, 342, 342, 322। वृहद्रथ वंश पहला है, वृहद्रथ। दूसरा जरासंध जिसने गिरिवज्र राजधानी बनाई, और रिपुजी एक राजा और नाम मिलता है। हर्यक वंश के सारा राजा अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठते हैं तो क्या बोलेंगे? पितृहंता वंश। कौन सा है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। इसके 4, शिशुनाग के 3। पहला तो शिशुनाग, कालाशोक और महानंदिनी, उसके महापद्मनंद और घनानंद। 4, 3, 2। अब आप पढ़ेंगे तो पहला कौन? कौन है भाई? बिंबिसार
क्षौणिक और क्षेत्रोदय से नाम मिलता है। हर्यक वंश का संस्थापक, ध्यान से सुनना, हर्यक वंश का संस्थापक और मगध का वास्तविक संस्थापक। पिता का नाम भट्टिये, कितने हजार गांव थे राज्य में? 80,000। वैवाहिक संबंध, खेमा चेलना और कौशला से शादी किया। अंग के ब्रह्मदत्त को राकर अपने छोरे को वहां का गवर्नर बना दिया। और वज्जी की अम्रपालिक और बिंबिसार से एक लड़का हुआ अभय, और ये तीनों किसके अनुयायी थे? बुद्ध के अनुयायी थे। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद अजात सॉरी इस ये बुद्ध के समकालीन है कौन? बिंबिसार। इसका राजवेद है जीवक। जीवक की माँ सलावती गणिका थी, उसकी पढ़ाई तक्षशिला में हुई थी। जीवक को इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, उसके इलाज के लिए भेजा था, और इसका वध उसी का अपनी लड़का अजातशत्रु कर देता है। अजातशत्रु बहुत सिंपल है, कुणिक नाम मिलता है। काशी पर हमला किया, वाजीरा से शादी किया, 5 गांव देजे मिल गए। वज्जी संघ में फूट डालने के लिए वर्षकार और सुनीड मंत्री को भेजा। युद्ध हुआ, युद्ध में रथ मुसल और महाशिला कटक अधिकारी हथियार का युद्ध हुआ। उन्होंने वज्जी जीता, काशी जीता, कौशल जीता, और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 483 बीसी राजगृह की सप्तर्णी गुफा में। और बुद्ध को जब देह त्यागा तब ये वहां के राजा थे। फिर उदायन, उदायन पाटलिपुत्रा को बसाया, पटना और पाटलिपुत्रा पटना बसाया, गंगा और सोन के संगम पर। नागदशक अंतिम राजा है। अब कौन सा हुआ? शिशुनाग। तो शिशुनाग 412 से 344 बीसी। शिशुनाग जनता ने चुना, दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया, वत्स और अवंती को जीता। कालाशोक का वर्ण नाम मिलता है। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन का 383 बीसी वैशाली। महानंदी अंतिम राजा है। गुरुजी अब नंदवंश आ गया। नंद में महापद्मनंद संस्थापक है। उग्रसेन, एकराट, सरोचत्रा, कालिकांस और भार्गव नाम मतलब उपनाम वगैरह मिलता है। कलिंग पर हमला किया, वहां से जिनकी मूर्ति मगध ले आए। कलिंग में एक नहर का निर्माण करवा दिया। पाणिनि जिसका जन्म कंधार में हुआ, इनके टाइम में थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। और फिर होता है घनानंद, जिनका अग्रमीज यूनानी इतिहासकार नाम लिखते हैं। घनानंद अंतिम राजा है। सेनापति, भद्रसाल, मंत्री, राक्षस और शक्टार। जनता में टैक्स बढ़ा दिए। और जब ये इधर राजा था तो इधर पश्चिमोत्तर भारत में 326 बीसी में किसका हमला हो गया? सिकंदर का हमला। चाणक्य समझाने के लिए चाणक्य को अपमानित कर दिया। चाणक्य ने संकल्प ले लिया कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा। फिर 322 चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी बैठा दिया और नया मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? नोट्स में बातें लिखी हुई है, किताब में आपके बातें लिखी हुई है, आप उनको ऐड करते चलना। लेकिन मूल बात है हमें चीजें अक्सर याद होनी जरूरी है। किताब में लिखा हुआ है, नोट्स